बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 6 लेक्चर्स। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पावर फंक्शंस के बारे में कि पावर फंक्शंस रियल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कैलकुलस में कैसे स्टडी करते हैं और इनके पैरेलल पावर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या है। पावर फंक्शंस की मैपिंग्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जेड प्लेन में प्री इमेज डब्ल्यू प्लेन के इमेज को कैसे लिंक करता है अंडर सम पावर फंक्शन, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे। और पावर फंक्शंस के अलावा हम इन्वर्स फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनको भी हम एज ए स्पेशल क्लास ऑफ पावर फंक्शन ट्रीट करेंगे। अगर हम लास्ट लेक्चर्स के रिव्यू देखें तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि लीनियर मैपिंग्स क्या हैं, लीनियर फंक्शंस की मैपिंग प्रॉपर्टीज पे बात की थी, लीनियर फंक्शंस की स्पेशल टाइप्स मींस ट्रांसलेशन, रोटेशंस, मैग्निफिकेशंस को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की थी, बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की थी। और जस्ट क्विकली हमने बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की एक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की थी, क्लास रेशियोज वगैरह का आइडिया लिया था। इस लेक्चर में हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आज के लेक्चर्स की आउटलाइन कुछ यूं है कि आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शंस को स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शंस को स्टडी करेंगे, इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं इस पे बात करेंगे और एट द एंड फंक्शंस की एक और क्लास मल्टी वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम जितने भी फंक्शन इससे पहले स्टडी कर रहे हैं वो सिंगल वैल्यूड हैं, वन वैल्यूड फंक्शंस आते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम 2 वैल्यूड, 3 वैल्यूड या इन जनरल बात करें तो हम मल्टी वैल्यूड फंक्शंस को भी देखेंगे कि मल्टी वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं और ये डिफाइन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल में पावर फंक्शंस का आइडिया क्या होता है। तो इसके लिए इन जनरल रियल में पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन यूजुअली हम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन करते हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन जनरल देखें तो p ऑफ x इक्वल टू a n x पावर n प्लस a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a 1 x प्लस a नॉट। इसमें a n माइनस 1 सो ऑन a 1 a नॉट ये सारे रियल कांस्टेंट्स हैं। x इज ए रियल वेरिएबल एंड n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है और विद अंडरस्टैंडिंग दैट a n यहाँ पे नॉन जीरो है तो फिर हम इसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहेंगे। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस रियल में तो हम स्टडी करते रहते हैं, कैलकुलस में हमने डिफरेंट टाइप्स के पावर फंक्शंस की प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट की हुई है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक रियल पावर पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसकी मैपिंग प्रॉपर्टीज या ग्राफ्स आपने ऑब्जर्व किया हुआ है कि इसका ग्राफ एक पैराबोला होता है हमारे पास, राइट। अब इन जनरल पॉलिनोमियल फंक्शंस को स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, इस वजह से हम पॉलिनोमियल फंक्शंस की बजाय ये करते हैं कि जस्ट इस टर्म पे फोकस करते हैं x पावर n टाइप्स की टर्म पे। अब x पावर n टाइप्स की टर्म पे अगर हम फोकस करें तो हमारे पास जो फंक्शन बनता है इससे वो है f ऑफ x इक्वल टू x पावर अल्फा। ये फंक्शन कहलाता है रियल पावर फंक्शन। अब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा आपने इसके ग्राफ्स वगैरह कैलकुलस में स्टडी कर रहे होंगे या अप टू BSc लेवल आप लोगों ने इसके ग्राफ्स ऑब्जर्व किए होंगे। यहाँ जस्ट हम कुछ ग्राफ्स उसमें रिकॉल करेंगे। नोट करें यहाँ पे अल्फा नंबर जो है, ज़रूरी नहीं कि अल्फा हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, ये अल्फा आपके पास रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो इस केस में हम यहाँ पे कुछ ग्राफ्स इसके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अल्फा नंबर को मैं 2 लेट कर लूँ तो ये फंक्शन इस फॉर्म में आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
इसका वेल नोन ग्राफ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, कि ये एक पैराबोला बनता है हमारे पास, वर्टेक्स एट ओरिजिन, ये शेप बन गई हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब नोट करें कि अगर मैं अल्फा को 4 लेट करूं तो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 आएगा। अब एक्स पावर 4 का आप ग्राफ ड्रा करें तो एक्स पावर 4 का ग्राफ जस्ट इस शेप में आ जाएगा आपके पास। राइट, सेम केस में अगर आप एक्स पावर 6 का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये वाई एक्सिस के क्लोज होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम पावर्स को इंक्रीज करते जाएं एज एन इवन नंबर तो ग्राफ वर्टिकल एक्सिस के क्लोज होता जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने इसको ग्राफ को स्टडी किया। अब जस्ट हम ऑड फंक्शंस की मैपिंग देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ हमारे पास जस्ट इस शेप में आएगा। अगर आप एक्स पावर 5 का ग्राफ ड्रॉ करें, ये से एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये रफ स्केच हमारे पास से एक्स पावर 5 का है। सिमिलरली एक्स पावर 7, एक्स पावर 9 एंड सो ऑन, इनके ग्राफ्स देखते जाएं तो ये ग्राफ भी वर्टिकल एक्सिस के क्लोज होते जाएंगे। अब आप ऑब्जर्व करें कि जब अल्फा हमने इवन नंबर लिया था, ग्राफ वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आया था, ग्राफ लाई कर रहा था अपर हाफ प्लेन में। बट एन को जस्ट 2 के बाद जब हमने 3 लेट किया तो ग्राफ की रेंज डिफरेंट होगी। यहाँ पे रेंज 0 टू इन्फिनिटी आ रही थी, जबकि यहाँ पे रेंज इस फंक्शन की सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ रही है। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो अल्फा की वैल्यूज चेंज होने से ग्राफ चेंज हो गया। सिमिलरली कैलकुलस में हम इस टाइप के ग्राफ भी स्टडी करते हैं, मींस एक्स की पावर 1/2। अब इस टाइप के ग्राफ्स भी आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर इसका आप इमेज नोट करें, एक्स एफ ऑफ एक्स, इनपुट 0 दें, आउटपुट 0 मिली, इनपुट 1 है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका 1 आ गया। इनपुट से आप 4 देते हैं, आउटपुट 2 मिली, इनपुट 9 दें, आउटपुट 3 मिली। तो इसको प्लॉट करें तो आपके लिए डिफरेंट वैल्यूज के लिए जस्ट इस शेप की ग्राफ आ गया। और इस फंक्शंस की डोमेन है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये भी पावर फंक्शंस की एक एग्जांपल है जिसमें अल्फा को हमने 1/2 कंसीडर किया। सेम केस में आप 1/3, एक्स पावर 1/4, एक्स पावर 2/3 इस टाइप के फंक्शंस के ग्राफ्स स्टडी करते रहे कैलकुलस में। ये सारे के सारे ग्राफ पावर फंक्शंस की कैटेगरी में लाई करते। अब हम अगर पैरेलल कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स में स्टडी करें तो जिस तरह रियल पावर फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन हो रहे थे, सेम केस में कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शंस हम डिफाइन कर रहे हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे अगर जर्नल इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो पावर फंक्शंस की डेफिनेशन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एन होती है। यहाँ पे एन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एन में भी ये रियल नंबर में भी कॉम्प्लेक्स, जेड पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जेड भी एक रियल नंबर भी हो सकता है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकता है। सिमिलरली अगर हम नोट करें कि हम n को से -3 पुट करते हैं, z की पावर -3, ये 1/z³, अगेन ये एक पावर फंक्शन आता है। तो आज के लेक्चर्स में हम इस टाइप के फंक्शंस की प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर पिछले दोनों लेक्चर से आप डेटा रिकॉल करें तो हमारे पास जस्ट जो फंक्शंस थे, फर्स्ट लेक्चर में हमने इस पे फंक्शंस पे जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने फंक्शंस की प्रॉपर्टीज देखी थी। सेकंड में हमने फंक्शंस को एज ए मैपिंग स्टडी किया था। देन प्रीवियस लेक्चर्स में
हमने मैपिंग की फर्दर क्लासिफिकेशंस करना शुरू की। उसमें लीनियर मैपिंग्स को स्टडी किया, बाइलीनियर मैपिंग को स्टडी किया, और आज के लेक्चर्स में हम जर्नल कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की बजाय जस्ट पावर फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से हम सिंपल पावर फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। फर्दर जिस तरह आपने x पावर 1/2 का ग्राफ रियल में देखा, उसकी प्रॉपर्टीज रियल में ऑब्जर्व की, सेम प्रॉपर्टीज इसकी कॉम्प्लेक्स में नहीं आती। कॉम्प्लेक्स में अभी तक हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं किया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे डिफाइन होगा। इसलिए यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं कि अगर हमें z की पावर 1/2 फंक्शन स्टडी करना पड़ा तो हम उसकी प्रॉपर्टीज कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो यहाँ इसके बारे में आज हम कुछ डिटेल में डिस्कशन देखेंगे। सबसे पहले हम पावर फंक्शंस में n को 2 लेकर इस फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। f is a function from set of complex number to set of complex numbers defined by f of z is equal to z square. As per previous practice, हम सबसे पहले इस फंक्शंस की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज निकालते हैं कि डिफाइनिंग इक्वेशन इस फंक्शंस की क्या बनती है। बिकॉज f of z z स्क्वायर है, तो इनफैक्ट आपको w इक्वल टू z स्क्वायर मैपिंग गिवन है। पोलर फॉर्म में लेट करते हैं w इज इक्वल टू से कैपिटल R e पावर आयोटा फाई, और z की पोलर फॉर्म लेट करते हैं स्मॉल r e पावर आयोटा थीटा। सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में, तो r e पावर आयोटा फाई इज इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर e पावर आयोटा 2 थीटा। सिंस e पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आप जब इसका स्क्वायर लेंगे तो राइट साइड पे डिमोव्स थ्योरम लगाएं, तो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, और आइलर आइडेंटिटी यूज करें, दिस इज इक्वल टू e पावर आयोटा 2 थीटा। सो e पावर आयोटा थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू e पावर आयोटा 2 थीटा। यहां से आप मॉडुलस को मॉडुलस के इक्वल लें, r इज इक्वल टू r स्क्वायर आ गया, ये इसकी फर्स्ट डिफाइनिंग इक्वेशन आ गई ट्रांसफॉर्मेशन की, और फाई इक्वल आ गया 2 थीटा के, ये इस मैपिंग की सेकंड डिफाइनिंग इक्वेशन आएगी। अब हम जरा फर्स्ट इक्वेशंस को इन डिटेल देखते हैं कि ये इक्वेशंस क्या बता रही है हमें। ये इक्वेशन जस्ट ये बता रही है कि आप जो इनपुट नंबर z देंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस जो भी होगा, आउटपुट का जो एब्सोल्यूट है वो इनपुट के एब्सोल्यूट का स्क्वायर मिलेगा हमें, और इसी तरह एंगल जो है वो ट्वाइस ऑफ प्री इमेज के पॉइंट के एंगल के मिलेगा। जैसे अगर हम सेम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दोनों नंबर्स को ड्रॉ करें z और z स्क्वायर का, तो आप नोट करें कि ये z नंबर था जिसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन r e पावर आयोटा थीटा थी, तो मॉडुलस इसका r है और एंगल थीटा है। जबकि जो दूसरा नंबर z स्क्वायर था इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन r स्क्वायर e पावर आयोटा 2 थीटा आई थी, तो कैपिटल R इसका मॉडुलस r के स्क्वायर के इक्वल था। फॉर एग्जांपल अगर z का मॉडुलस 2 है तो z स्क्वायर का मॉडुलस 4 आएगा। इसी तरह से अगर z का एंगल आपके पास 30 है तो z स्क्वायर का एंगल 60 आएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एंगल सेकंड रिलेशन से। तो ये तो जनरल डिस्कशन थी इस मैपिंग की, f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसको पोलर फॉर्म में इन्वेस्टिगेट किया। अगर इसकी हम कार्टेशियन फॉर्म देखें तो मैपिंग w इक्वल टू z स्क्वायर है। डिफाइनिंग इक्वेशन हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, w को u प्लस आयोटा v और z को x प्लस आयोटा y सब्स्टिट्यूट करके। सो दिस इज x स्क्वायर
-y² प्लस आयोटा टाइम्स 2xy। तो यहाँ से रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल करें। सो u इज इक्वल टू x² माइनस y² एंड v इक्वल टू 2xy। ये सेम मैपिंग की डिफाइनिंग इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। तो आज के लेक्चर में हम ये दोनों टाइप्स की डिफाइनिंग इक्वेशन यूज करेंगे, u और v इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी स्टडी करेंगे और इसी तरह इनको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी स्टडी करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड हम आज जो फर्स्ट एग्जांपल करेंगे वो है फाइंड द इमेज ऑफ z मॉडुलस इज इक्वल टू 2 वेयर आर्गुमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है बिटवीन 0 एंड पाई होना चाहिए अंडर द मैपिंग f ऑफ z इज इक्वल टू z²। डिटेल डिस्कशन से पहले जस्ट हम एक पॉइंट रिकॉल करें अगर, तो कॉम्प्लेक्स में जब z इज इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा पोलर फॉर्म लेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो इसकी टेक्निकल डिस्कशन में जाने से पहले हम जस्ट अगर ऑब्जर्व करें कि z अगर हम पोलर फॉर्म में लेट करें r e पावर आयोटा थीटा, तो हम देखते हैं कि अगर हम थीटा को फिक्स करें तो z पे क्या इफेक्ट होता है एंड देन r को फिक्स करें तो z पे क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले थीटा को फिक्स करते हैं। ज्योमेट्रिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा था। अब इसमें हम एंगल को फिक्स कर देते हैं, थीटा फिक्स्ड है से 30 डिग्री 45 90 आप किसी भी एंगल को फिक्स कर लें और r को वेरी करें, आप वेरी करें, r बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो आपके पास ये एक रे आ जाती है। r आप कट कर लें तो एक लाइन सेगमेंट आ जाता है। सो जब भी हम थीटा को फिक्स करके r को वेरी किया करेंगे पोलर फॉर्म में तो ये रे आर लाइन आएगी। और अगर हम r को फिक्स करके थीटा को वेरी करें तो फिर क्या होगा, इसको देखते हैं। अब नेक्स्ट हम r को फिक्स करने लगे हैं और थीटा को वेरी करेंगे। लेट अस सपोज r हम कोई भी नंबर फिक्स कर देते हैं, से r की ये वैल्यू हमने फिक्स कर ली। अब एंगल वेरी करें, एंगल यहाँ थीटा है, इसको वेरी करते जाएं, चेंज करते जाएं, पॉइंट से यहाँ आ गया, देन मूव करें तो आप देखें एक सर्कल। अगर कंप्लीट थीटा को मैं एक रोटेशन दूं 0 to 2 पाई तो ये एक सर्कुलर पाथ ट्रेस हो रहा है, राइट। तो जब भी हम r को फिक्स करके थीटा वेरी करेंगे ये एक सर्कल बनेगा और जब भी थीटा को फिक्स करके r वेरी करेंगे ये हमारे पास एक रे आएगी। तो ये ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट जब मैपिंग स्टडी करेंगे पावर फॉर्म में तो ये प्रॉपर्टीज हेल्पफुल होंगी वहां पे। ओके, इन फर्स्ट एग्जांपल लेट अस फाइंड द इमेज ऑफ z मॉडुलस इज इक्वल टू 2 with condition argument of z lies between 0 and pi under the mapping f of z is equal to z²। तो हम क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आर्गुमेंट पे है इस वजह से इस मैपिंग को मैं पोलर फॉर्म में स्टडी कर रहा हूँ। लेट f of z is equal to z²। f of z की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन पोलर फॉर्म में r e पावर आयोटा फाई ले लेते हैं, स्मॉल z को r e पावर आयोटा थीटा लेट कर लेते हैं। तो डिफाइनिंग इक्वेशन हम प्रीवियस स्लाइड्स में चेक कर चुके हैं, r² इक्वल टू कैपिटल R एंड फाई की वैल्यू आती है ट्वाइस ऑफ थीटा। तो इस केस में बिकॉज आर्गुमेंट थीटा था z का, तो थीटा पे रिस्ट्रिक्शन थी क्वेश्चन में, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। 2 से मल्टीप्लाई करें
2 theta lies between 0 and 2 pi. This implies 0 is less than or equal to phi. Phi is less than or equal to 2 pi. तो नोट करें कि z मॉडुलस क्योंकि r के इक्वल होता है और यहाँ पे r गिवन था आपको 2, तो r को फिक्स किया गया है और थीटा वेरी किया गया है बिटवीन 0 एंड पाई. तो हमने देखा कि जब r को अगर आप 2 लेते हैं तो कैपिटल R की वैल्यू पुट r इज इक्वल टू 2 इन 1, तो कैपिटल R हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा. और जब थीटा वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू पाई तो इमेज डोमेन के अंदर फाई वेरी करेगा बिटवीन 0 एंड 2 पाई. तो ये आपके पास इमेजेस आ गए. अगर हम इमेजेस को प्लॉट करके इसकी मैपिंग प्रॉपर्टीज देखें तो z एब्सोल्यूट इक्वल टू 2, z मॉडुलस इक्वल टू 2 एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 2 यूनिट है. इस पे जब हमने पावर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो इमेज हमारे पास अगेन जो बना वो बेसिकली एक सर्कल ही बना जिसका रेडियस 4 हो गया, राइट, और आर्गुमेंट वेरी करेगा 2. इनफैक्ट ये सर्कल जो है z एब्सोल्यूट इक्वल टू 2 ये हमने ड्रॉ किया है फॉर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई. अब क्वेश्चन में थीटा पे रिस्ट्रिक्शन सी बिटवीन 0 एंड पाई, तो 0 और पाई के दरमियान जब थीटा वेरी करता है तो वो जस्ट ये एंगल है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो जब इस पोर्शन में लाई करेगा तो अब z मॉड इक्वल टू 2 का जो ग्राफ होगा वो ये सेमी सर्कल आएगा जो अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा. और इसका इमेज जो आया है हमारे पास वो क्योंकि आया है, जस्ट दोबारा देखें, बेसिक प्रॉपर्टी यूज करें तो ये 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो w का एब्सोल्यूट ये 4 के इक्वल है. और इनफैक्ट w का एंगल हमने चेक किया तो वो बिटवीन 0 एंड 2 पाई आया था. तो ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 4, और ये फुल सर्कल की इक्वेशन है बिकॉज फाई वेरी कर रहा है बिटवीन 0 एंड पाई. सो मैपिंग z प्लेन से w प्लेन में कुछ इस तरह से है कि सेमी सर्कल z मॉड इक्वल टू 2 मैप हो रहा है w प्लेन में एक फुल सर्कल पे जिसका सेंटर ओरिजिन ही रहा और रेडियस इसका 4 आ गया, राइट. ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू जेड स्क्वायर के अंदर. ओके, नेक्स्ट सेम पावर ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर के अंदर हमने देखा सेमी सर्कल मैप हो रहा है सर्कल के ऊपर. अब हम देखते हैं कि अगर प्री इमेज हम एक स्ट्रेट लाइन लें तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इमेज क्या बनेगा. अब क्योंकि इनपुट आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, सो डिफाइनिंग इक्वेशन जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की हम फाइंड करेंगे वो भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में फाइंड करेंगे. तो w गिवन है z स्क्वायर, सो u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y स्क्वायर. तो यहां से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर u की वैल्यू है एंड v जो आ गया ये हमारे पास 2xy आएगा. ये प्रीवियस स्लाइड्स में हम इनकी कैलकुलेशन देख चुके हैं. अब इनपुट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू कांस्टेंट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पुट x इक्वल टू k.
इन 1 and 2। x को k 1 में पुट करें तो u की वैल्यू आएगी k स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, ये इक्वेशन नंबर 3, एंड v की वैल्यू आएगी 2ky, ये इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशन अभी कंप्लीटली आपको इमेज नहीं बता रही कि ये क्या है, बिकॉज इसमें अभी y इन्वॉल्व है। अब हम y को एलिमिनेट करते हैं ताकि प्योरली u और v में हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हो। तो यहाँ पे ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y स्क्वायर वाली टर्म इन्वॉल्व है, यहाँ पे y की पावर 1 वाली टर्म इन्वॉल्व है। सो फ्रॉम 4 y की वैल्यू फाइंड आउट करें, विच इज v डिवाइडेड बाय 2k, पुट इन 3, थर्ड में पुट करें तो u इक्वल आ जाएगा k स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर लें, सो दिस इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4k स्क्वायर, राइट। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस u, और v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4k स्क्वायर इंटू u माइनस k स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो है v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4k स्क्वायर u माइनस k, बिकॉज k इज ए कांस्टेंट नंबर, सो ये इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। रीजन ये है कि y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस h, ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है जिसका वर्टेक्स hk पे होता है। तो इस फॉर्म में ले आए तो ये v माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4k स्क्वायर इंटू u माइनस k स्क्वायर। तो यहाँ से इसका वर्टेक्स k स्क्वायर और 0 मिल गया। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स k स्क्वायर और 0 है, और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये पैराबोला ओपन होगा नेगेटिव u एक्सिस की डायरेक्शन में। तो जस्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन का स्केच अगर हम देखें तो इनपुट हमारे पास एक लाइन थी x इक्वल टू k, और आउटपुट एक पैराबोला मिला जिसका वर्टेक्स k स्क्वायर 0 पे है। तो इसको ड्रॉ करते हैं हम। z प्लेन, ये सपोज x इक्वल टू कांस्टेंट एक लाइन है z प्लेन में, और ये से w प्लेन। अब पैराबोला का वर्टेक्स k स्क्वायर 0 पे आया था, और नेगेटिव साइन इंडिकेशंस थी कि ये ओपन होगा नेगेटिव u एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इसका इमेज आ गया w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर का। अब यहाँ पे आप k कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट फिक्स करें, से k अगर हम 2 फिक्स करते हैं तो x इक्वल टू 2 लाइन मैप हो जाएगी एक पैराबोला पे जिसका वर्टेक्स 4 और 0 बनेगा, और k अगर से 3 फिक्स करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मैप हो जाएगी एक और वर्टेक्स पैराबोला पे जिसका वर्टेक्स 9 और 0 बनेगा। तो इट मीन्स अगर हम k की वैल्यूज चेंज करते रहे तो ये वर्टिकल लाइंस की एक फैमिली है जो इधर पैराबोलास की एक फैमिली पे मैप हो जाएगी, राइट। सेम केस में ये पैराबोला, तो लाइंस की फैमिली पैराबोलास की फैमिली पे मैप हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में हम फिर एक सर्कुलर डोमेन ले रहे हैं और उसका इमेज फाइंड कर रहे हैं अंडर द पावर ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ऑलमोस्ट सिमिलर कैलकुलेशन है, बट अगेन इस केस में क्योंकि आपको जो इनपुट है वो पोलर फॉर्म में है
तो हम इसकी डिफाइनिंग इक्वेशंस भी पोलर फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो वो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख लेते हैं क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशंस की डिफाइनिंग इक्वेशन ऑलरेडी है हमारे पास। तो इसमें कैपिटल आर सेम नोटेशन में 1r² आ जाएगा और फाई एंगल जो है वो ट्वाइस ऑफ थीटा के इक्वल आएगा। ये इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन प्रीवियस स्लाइड से हमने ले ली। अब हम ये देखते हैं कि जो प्री इमेज डोमेन है जेड प्लेन में, वो इनफैक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है। डोमेन गिवन है जेड मॉडुलस इज लेसर इक्वल टू 2 विद कंडीशन आर्गुमेंट of z lies between 0 and π/2। तो इनफैक्ट फंक्शंस वाले टॉपिक में हमने देखा था कि जब भी आपने डोमेन स्केच करनी हो लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, इनइक्वालिटीज के साथ हो, तो सबसे पहले हम बाउंड्री को देखते हैं कि बाउंड्री क्या बनती है। तो इसकी बाउंड्री z mod इक्वल टू 2 एक सर्कुलर है, डोमेन है जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस 2 है। तो z मॉडुलस इक्वल टू 2 ये एक सर्कुलर डोमेन है। बट यहाँ पे सर्कल फुल नहीं कंसीडर करना, थीटा की रिस्ट्रिक्शंस को देखें तो ये जस्ट आपने एंगल 0 से लेकर एंगल π/2 तक इसको स्टडी करना है। सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री ड्रॉ करेंगे z mod इक्वल टू 2। तो z mod इक्वल टू 2 एक सर्कल बनता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 2 है, और एंगल पे जो रिस्ट्रिक्शन है कि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने सर्कल का जस्ट वो पोर्शन लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप की बाउंड्री आएगी से ये पॉइंट 2 और यहाँ तक। और इनफैक्ट इसमें हम वो तमाम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जिनका मॉडुलस 2r2 से लेस है। तो ये इनपुट है हमारे पास, ये रीजन है। अब इसके आउटपुट हम फाइंड करें तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे पहले अगर हम बाउंड्री को मैप करें तो बाउंड्री पे r इक्वल टू 2 था, r इक्वल टू 2 आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो 1 इंप्लाइज करेगी कि कैपिटल R की वैल्यू 4 आएगी, राइट। और डेफिनेटली अगर R हम 2 से लेस पुट करेंगे तो कैपिटल R भी 4 से लेस नंबर आएगा। और थीटा की रेंज फाइंड करें तो थीटा बिटवीन 0 एंड 2π था, तो 2 से मल्टीप्लाई करें इस इनइक्वालिटी को तो 2 थीटा लाई करेगा बिटवीन 0 एंड π। इसमें इमेज हमारे पास ये W प्लेन आ गया। तो इमेज हमारे पास अगेन एक सर्कुलर डोमेन आई जिसका रेडियस 4 है और एंगल 0 से लेकर π तक वेरी कर रहा है। ये इसका इंटीरियर। तो ये कंप्लीट मैपिंग थी कि ये डोमेन से अगर इसको मैं S कह लेता हूँ तो ये इस S' डोमेन पे मैप हो जाएगी। तो ये मैपिंग प्रॉपर्टी थी हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशंस की f ऑफ z इक्वल टू z² की। यहाँ तक हमने जस्ट स्क्वायर फंक्शंस को इन्वेस्टिगेट किया। इसी तरह हम z³ फंक्शंस को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, z⁴ को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इन जनरल z⁴n को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन कमिंग स्लाइड्स हम देखेंगे कि z⁴n की डिफाइनिंग इक्वेशंस क्या बनती हैं और उसकी मैपिंग प्रॉपर्टीज कैसे स्टडी की जाती हैं। बट उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स में कैसे डिफाइन होती है। अब रियल में तो हमने स्क्वायर रूट डिफाइन किया, उसका इमेज भी देखा, ग्राफ भी स्टडी किया। अब कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का
स्क्वायर रूट क्या हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इस आइडिया को देखते हैं। देन हम इसके फर्दर प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो लेट अस सपोज z is equal to r e power iota theta, z half is r half e power iota theta half, again by de Moivre's theorem this is equal to iota theta by 2, and this is equal to r half e की power iota argument of z divided by 2। अब रिकॉल करें कि यहाँ हम कौन सा आर्गूमेंट यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट में डिफरेंस हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में देखा था कि जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है ये यूनिक होता है, बट आर्गूमेंट की वैल्यू इन्फिनिट में नहीं होती है, राइट। तो इट मीन्स यहाँ अगर हम आर्गूमेंट यूज करेंगे तो इन्फिनिट मैनी ऑप्शंस आएंगे हमारे पास z पावर 1/2 के। एट द एंड वो सॉल्व होके जस्ट 2 रह जाएंगे, बट जब हम पुटिंग्स को स्टडी करते हैं तो वो इन्फिनिट मैनी ऑप्शंस आते हैं। लेकिन अगर हम जस्ट रिस्ट्रिक्ट कर दें अपने आप को कि हम यहाँ पे जो आर्गूमेंट यूज करेंगे वो ऑलवेज प्रिंसिपल आर्गूमेंट यूज करेंगे, तो z का स्क्वायर रूट यूनिक आएगा। z स्क्वायर रूट जो सिंगल वैल्यू देगा, तो ये जो स्क्वायर रूट होगा दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो अब हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन करते हैं कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है। अगर f हम एक फंक्शन ले लें फ्रॉम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइंड बाय f of z is equal to z power 1/2, and this is equal to under the root absolute value of z e power iota argument of z divided by 2। तो इस फंक्शंस की डेरिवेशन और कैलकुलेशंस आपने यहाँ पे ऑब्जर्व की कि r जो है ये बेसिकली मॉडुलस ऑफ z है। सो r की जगह हम मॉडुलस ऑफ z ले लेंगे। पावर 1/2 इंडिकेट कर रही है इसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट को, और ई पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z को हमने रिप्लेस कर लिया है विद प्रिंसिपल आर्गूमेंट ताकि इसकी वैल्यू यूनिक रहे, डिवाइडेड बाय 2। तो ये फंक्शन जो है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शंस के अंडर हम डिफरेंट पॉइंट्स का इमेज फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट डोमेन्स का इमेज फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शंस एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। z इक्वल टू 9 का इमेज फाइंड करना है अंडर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, z इज इक्वल टू 9, राइट। रिकॉल दैट principal square root function f of z is equal to positive square root of modulus of z e power iota principal argument of z divided by 2 के इक्वल है। सो जब भी किसी नंबर का आप प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शंस में इमेज देखेंगे तो उसके लिए उस नंबर का आर्गूमेंट फाइंड करना पड़ेगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना पड़ेगा, उस नंबर का मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा, एंड देन इस फार्मूले में हम यूज करेंगे और उसका इमेज आएगा अंडर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। तो z मॉडुलस फाइंड करें, 9 का मॉडुलस 9 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। और आर्गूमेंट फाइंड आउट करते हैं तो z को हम एज्यूम कर लेते हैं z इक्वल टू 9 प्लस 0 आयोटा, सो x इज 9 y इज 0, देयरफॉर आर्गूमेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x 0/9।
अब यहाँ इससे पहले इसको प्लॉट करके देख लेते हैं कि ये पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ये 9 0 पॉइंट है, तो x एक्सिस पे 9 यूनिट, y एक्सिस पे 0 यूनिट, सो पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उनका एंगल 0 होता है, तो इस पॉइंट का एंगल 0 है। अब यहाँ पे ये बात याद रहे आपको कि जब भी हम कैलकुलेटर से आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो आर्गुमेंट फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट्स के लिए तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बाकी क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 आ गया, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड हो गया। यहाँ पे ये मॉडुलस ऑफ z आ गया। अब एज प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन की ये डेफिनेशन है, तो इनपुट आप 9 दें, आउटपुट अंडररूट मॉडुलस ऑफ 9 e पावर आयोटा, आर्गुमेंट इज 0 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज अंडररूट 9 e पावर 0, 9 का पॉजिटिव अंडररूट 3। तो ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन जो है ये 9 का इमेज 3 दे रहा है। तो हम देखते हैं रियल में भी अगर हम f ऑफ x इक्वल टू अंडररूट x फंक्शन को स्टडी करें तो 9 का इमेज 3 आ रहा है। इट मीन्स वो पॉइंट जो पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं उन पॉइंट्स के लिए अगर हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन स्टडी करें तो ये वैल्यू सारी मैच करेंगी जो हम रियल में स्क्वायर रूट फंक्शन स्टडी करते हैं उससे मैच करेंगी। बट रियल में हम जानते हैं कि हम नेगेटिव नंबर्स के अंडररूट नहीं ले सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम नेगेटिव नंबर्स के भी अंडररूट डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह इमेजिनरी नंबर्स के भी अंडररूट डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम -3 आयोटा का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन के अंडर इमेज देखते हैं क्या बनेगा। सो z इक्वल -3 आयोटा। अगेन इसमें मॉडुलस ऑफ z फाइंड करें तो इस नंबर को रीराइट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये मॉडुलस 0 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, आंसर इज 3। और थीटा फाइंड आउट करें, टेंजेंट इनवर्स y upon x। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्लॉट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में 0 -3 0 -3 नेगेटिव y एक्सिस पे पॉइंट है, सो इसका आर्गुमेंट π/2 है, बट क्योंकि क्लॉकवाइज इसको ट्रेस किया है तो ये नेगेटिव आएगा, सो थीटा इज -π/2। अब जो मशीन थी या फंक्शन था वो ये था अंडररूट मॉडुलस ऑफ z e पावर आयोटा, आर्गुमेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। जस्ट इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो f ऑफ -3 आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 e पावर आयोटा -π/2। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आयलर आइडेंटिटी यूज करके भी इसका आंसर ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल अगर नोट करें 1 प्लस आयोटा। सिमिलर वे में कैलकुलेशंस होंगी, इसका मॉडुलस √2 आ जाएगा। इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे तो ये 0.11 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/4 आ जाएगा। और π/4 आर्गुमेंट के साथ मॉडुलस को आप इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको 1 प्लस आयोटा का इमेज मिल जाएगा अंडर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। तो यहाँ तक हमने जस्ट स्क्वायर फंक्शंस को इन्वेस्टिगेट किया, देन पावर हाफ को इन्वेस्टिगेट किया। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, 1-to-1 फंक्शन। बिकॉज प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन से पहले जब हमने जस्ट स्क्वायर रूट फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया तो वो हमारे पास 1 वैल्यूड फंक्शन नहीं आ रहा था। इट मीन्स ऐसे भी फंक्शंस हैं जो 1-1 नहीं है और ऐसे फंक्शन भी हैं कॉम्प्लेक्स में जो 1-1 है। सो फंक्शंस को
देन रीडिफाइन करना पड़ेगा इन सम अदर सेंस के वन वन फंक्शंस कौन से होते हैं और ऐसे फंक्शन जो वन वन नहीं होते वो किस टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। तो इसके लिए हम पहले रियल वन टू वन और रियल वन वन फंक्शंस की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं और उससे फिर आइडिया जनरेट करते हैं कॉम्प्लेक्स वन वन फंक्शंस का। रिकॉल दैट ए रियल function is said to be one to one or one one if it never takes the same value twice. मैथमेटिकली इसके मीनिंग्स ये हैं कि अगर डोमेन के दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इमेजेस इक्वल हैं और ये इम्प्लाइज कर दें कि प्री इमेजेस भी इक्वल हैं फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, देन उस डोमेन पे फंक्शंस वन वन होता है। वन वन फंक्शंस की एग्जांपल्स रियल सेंस में देखें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप्स के फंक्शन जो है विद एज नॉन जीरो ये वन वन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लें तो ये इम्प्लाइज कर रहे होते हैं ए एक्स वन प्लस बी इक्वल है ए एक्स टू प्लस बी के, बी दोनों साइड से एडजस्ट करें तो ए एक्स वन इक्वल टू ए एक्स टू, ए नॉन जीरो है सो ए से डिवाइड किया जा सकता है तो दिस इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो ये एक्स वन एक्स टू डोमेन के आर्बिट्ररी पॉइंट्स हैं, इट मीन्स ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, सो ये फंक्शन वन वन है। अब वन वन फंक्शन जो रियल में होते हैं उनको ग्राफिकली अगर हम चेक करना चाहें, सपोज आपको एक ग्राफ दिया गया और ग्राफ के थ्रू आप देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहले सपोज इस टाइप का एक ग्राफ गिवन है, आप ग्राफ के हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करें। अगर ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिंगल पॉइंट्स पे मीट करती जाए तो ये एक वन वन फंक्शन का ग्राफ होता है, ये एक वन वन फंक्शन का ग्राफ है। बट अगर सपोज ग्राफ आपको इस फॉर्म में गिवन है तो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, देखें ये फंक्शन वन वन नहीं है। इसी तरह आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को देखें, इसका ग्राफ वन वन ग्राफ नहीं होता। और आप थ्रू मैथमेटिकल फार्मूला अगर ऑब्जर्व करें तो वन का इमेज अंडर दिस फंक्शन वन आएगा, माइनस वन का इमेज भी इस फंक्शन के अंडर वन आएगा। तो इमेजेस तो सेम है बट प्री इमेजेस सेम नहीं है, तो ये फंक्शन बाय डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं वन वन नहीं है। अब हम कॉम्प्लेक्स वन वन फंक्शंस की डेफिनेशन लेते हैं। तो उनके कॉम्प्लेक्स में हम जितने भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो सारे कैलकुलस से जनरेट हो रहे हैं या रियल से जनरेट हो रहे हैं। रियल में कोई प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं और उसके अगेंस्ट हम कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी वैलिड है या नहीं है। सेम केस में वन वन का आइडिया भी हम रियल के आइडिया से लेते हैं और वहां से हम कॉम्प्लेक्स वन टू वन फंक्शंस डिफाइन करते हैं। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज वन टू वन if it never take the same value twice. Same definitions. F of z1 is equal to f of z2 implies z1 is equal to z2. यहाँ फिर हम मेंशन कर दें कि z1 z2 जो हैं ये डोमेन के आर्बिट्ररी पॉइंट्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी अगर फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ट्रू है तो इस केस में उस डोमेन के अंदर ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। यहाँ पे एक ड्रॉबैक जो कॉम्प्लेक्स में इस डेफिनेशन का है वो ये है कि रियल फंक्शंस को हम ज्योमेट्रिकली चेक कर सकते हैं ग्राफ से कि वो वन वन है या नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू। बट कॉम्प्लेक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नहीं है बिकॉज हम प्री इमेज को डिफरेंट डोमेन में ड्रॉ करते हैं, इमेजेस को डिफरेंट डोमेन में ड्रॉ करते हैं। देयर आर सम अदर ज्योमेट्रिक टेक्निक्स जिससे ये वन वन चेक हो सकता है बट ये आपके पास इस टेस्ट के थ्रू नहीं चेक हो सकेगा ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। सो आपको फोकस करना पड़ेगा इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन पे ही। एफ ऑफ जेड वन इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू से क्या इम्प्लाइज होता है जेड वन इक्वल टू जेड टू या नहीं।
अब इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें वन वन फंक्शंस की, तो सबसे पहले हम मैपिंग्स देखते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी विद कंडीशंस ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस ट्रांसफॉर्मेशंस को बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा था और वहाँ क्लेम किया था कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो लेट अस चेक कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन वन वन कैसे है। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ z1 इज इक्वल टू एफ ऑफ z2। z1 z2 आर्बिट्ररी पॉइंट लिए हैं डोमेन के। दिस इंप्लाइज ए z1 प्लस बी ओवर सी z1 प्लस डी इक्वल्स टू ए z2 प्लस बी ओवर सी z2 प्लस डी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको, ए z1 प्लस बी इंटू सी z2 प्लस डी, दिस इज इक्वल टू ए z2 प्लस बी इंटू सी z1 प्लस डी। ओपन करें ब्रैकेट्स, ए सी z1 z2 प्लस ए डी z1 प्लस बी सी z2 प्लस बी डी, and this is equal to A C Z2 Z1 plus AD Z2 plus BC Z1 plus BD। तो यहाँ से कुछ टर्म हमें एडजस्ट होती नजर आ रही हैं, जैसे BD से कैंसिल, फर्दर AC Z1 Z2 AC Z1 Z2 से कैंसिल। तो रिमेनिंग टर्म जो है AD Z1 है बट इधर AD Z2 है और यहाँ BC Z2 है और इस तरफ ये BC Z1 है, ये एडजस्ट नहीं हो सकती। सो सारी टर्म ट्रांसपोज कर लें, इक्वालिटी की किसी एक साइड पे ले आए इनको। तो ये AD इंटू Z1 माइनस Z2 आ जाएगा और इसी तरह माइनस BC कॉमन लेंगे तो ये Z1 माइनस Z2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। AD माइनस BC इंटू Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ AD माइनस BC से डिवाइड करें तो यहाँ से फॉलो हो जाता है Z1 इज इक्वल टू Z2 बिकॉज AD माइनस BC नॉन जीरो ये गिवन था। सो यहाँ से हमने देखा कि हर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन होती है। अब वन टू वन फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है? इनफैक्ट कैलकुलस में हमने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई फंक्शंस वन वन भी होता है, ऑन टू भी होता है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सेम केस में हम कॉम्प्लेक्स में डिफाइन करेंगे वन वन और ऑन टू फंक्शन लेकर उनके इनवर्सेस डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट आइडिया है इनवर्स फंक्शंस का। इफ एफ इज वन टू वन फंक्शन विद डोमेन ए and range B, then inverse of f is denoted by f inverse is a function with domain B and range A। तो सेम सेंस में अगर f functions from A to B defined है, यहाँ नोट करें कि B को हम एज ए रेंज ले रहे हैं, तो इनवर्स फंक्शन जो होगा ये B to A डिफाइंड होगा। और सपोज अगर यहाँ प्री इमेज z है, इसका इमेज w है विच इज इक्वल टू f ऑफ z, तो इनवर्स में f इनवर्स ऑफ w लेंगे तो वो z के इक्वल आ जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब वो वन टू वन हो। जैसे हमने देखा कि ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं जो वन वन है, सो उन फंक्शंस के इनवर्सेस डिफाइंड हो सकते हैं। जैसे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी कि वो वन वन है, इट मींस उसका इनवर्स डिफाइंड होगा। और पॉइंट ज़हन में रहे कि यहाँ पे सेकंड सेट हम एज ए रेंज ले रहे हैं, एज ए को डोमेन नहीं ट्रीट कर रहे उसको। फॉर एग्जांपल
Show that f of z is equal to az plus b with a is non-zero is 1 to 1 and find its inverse. तो लीनियर फंक्शंस को हमने 1 1 शो करना है सबसे पहले एंड देन उसका इनवर्स भी फाइंड करना है. तो 1 1 के लिए let us suppose let f of z1 is equal to f of z2 implies a z1 plus b equal to a z2 plus b. b को एडजस्ट करें, a z1 is equal to a z2, a नॉन जीरो नंबर है इससे डिवाइड करें तो z1 equal to z2 implies f is 1 1. अब नेक्स्ट हम f का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं. इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि f of z equal to w है. दिस इंप्लाइज w इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी. यहां से z फाइंड आउट करें, ए जेड इज इक्वल टू w माइनस बी. सो z इज इक्वल टू 1 over aw minus b over a. This implies f inverse of w is equal to 1 over aw minus b over a. ये इसका इनवर्स फाइंड हो गया. नेक्स्ट हम 1 1 फंक्शंस की एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल f of z is equal to 1 plus z over 1 minus z. आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप देखेंगे कि अगर हम f of z1 equal to f of z2 लें तो ये इजीली फॉलो हो जाता है कि ये z1 equal to z2 है. बट कीप इन माइंड यहाँ पे डोमेन सेट जो मैं ले रहा हूं वो ये वाला ले रहा हूं, z such that z absolute is less than 1. तो इस रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये फंक्शंस 1 1 हो जाएगा. अब नेक्स्ट एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं. इससे पहले हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक किया कि वो 1 1 है, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को चेक किया कि वो भी 1 1 है. अब हम पावर फंक्शंस की बात करते हैं कि क्या पावर फंक्शंस 1 1 होते हैं. रियल के केस में तो हमने देखा सम पावर फंक्शंस 1 1 होते हैं, सम पावर्स फंक्शन 1 1 नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब को लें तो वो 1 1 है, बट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखें तो वो 1 1 नहीं है. अब एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर फंक्शन है, डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ए सेट पे. शो दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज 1 to 1 फंक्शंस on the set A defined by minus pi by 2 is strictly less than argument of z and this is less than or equal to pi by 2. सबसे पहले अगर हम इस डोमेन को इन्वेस्टिगेट करें तो ये डोमेन हमारे पास एक डबल इनइक्वालिटी के फॉर्म में दी गई है और इस डोमेन को अगर हम प्लॉट करें तो यहाँ पे एंगल हमारे पास माइनस पाई बाई 2 होता है, ये एंगल प्लस पाई बाई 2 होता है. तो डोमेन में हमने वो पॉइंट्स लेने हैं जिनका आर्गुमेंट वेरी करे फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. इट मीन्स ये डोमेन ए जो है ये इनफैक्ट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. लेट f of z1 equal to f of z2. By definition हम इसका स्टार्ट लेते हैं. This implies z1 square equal to z2 square and this implies z1 square minus z2 square is equal to 0 and this implies z1 minus z2 into z1 plus z2 equal to 0, which implies either z1 minus z2 is equal to 0 or z1 plus z2 is equal to 0. अब यहाँ पे अगर हम जनरली इस प्रॉपर्टी को देखें तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि z1 plus z2 0 हो जाए.
या दूसरा ऑप्शन है कि Z1 माइनस Z2 0 हो जाए। अब नोट करें कि अगर Z1 माइनस Z2 0 होता है तो ये इंप्लाइज कर देगा कि Z1 इक्वल है Z2 पे और फंक्शन 1 1 हो जाएगा, राइट। बट अगर Z1 प्लस Z2 0 हो गया, इस डोमेन के अंदर ऐसे 2 पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए जिसमें Z1 प्लस Z2 0 आ गया, तो ये फंक्शन इस डोमेन में 1 1 नहीं होगा। ओके, अब अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि ये फंक्शन 1 to 1 है, तो किसी तरह हमने ये प्रूफ करना होगा कि इस गिवन सेट A में Z1 प्लस Z2 कभी 0 नहीं हो सकता। ये हम चेक करते हैं कि इज इट पॉसिबल कि Z1 प्लस Z2 0 हो जाए या नहीं। सो फॉर दिस अगर हम Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 0 को लें तो यहां से Z2 इज इक्वल टू माइनस Z1। इट मीन्स Z1 हम जो भी पॉइंट लेट करेंगे Z2 उसका नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Z1 1 लेता हूं तो Z2 माइनस 1 होगा। Z1 आयोटा लेट करता हूं तो Z2 माइनस आयोटा होगा। अब इन फैक्ट प्लेन के अंदर हम देखें तो डोमेन में मैं एक पॉइंट लेता हूं, से यहां पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं 1 1, ये एज ए Z1 लिया। अब जरा इस Z1 का नेगेटिव फाइंड आउट करें। 1 प्लस आयोटा का नेगेटिव, ये -1 माइनस आयोटा आ गया, विच इज -1 तो ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट। तो ये इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है कि Z एंड -Z नंबर जो होते हैं दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन्स। मीन्स कि अगर आप एक पॉइंट 1 यहां पे लेंगे तो इसका नेगेटिव इस तरफ मिलेगा। 1 1 नंबर यहां लिया तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। जो लाइन ओरिजिन से पास होगी वो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। सो 1 1 के अगेंस्ट जो नेगेटिव Z बनता है वो -1 है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। लिहाजा इस केस में क्योंकि डोमेन हमारी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट थी, तो पॉइंट जब भी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लूंगा इसका नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। जब पॉइंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में लूंगा इसका नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। सो अगर Z1 डोमेन में है तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी उस डोमेन में Z2 मिल जाए जिसमें इन दोनों का सम 0 हो जाए। देयरफॉर Z1 प्लस Z2 कैन नेवर 0 फॉर दिस डोमेन ए डोमेन के लिए 0 नहीं हो सकता। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस केस में Z1 माइनस Z2 ऑलवेज 0 होगा और ये इंप्लाइज कर देगा कि Z1 इज इक्वल टू Z2 फॉर दिस डोमेन ए। बट आप नोट करें कि अगर मैं इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन को एज ए डोमेन लूं तो फिर ये फंक्शन 1 1 नहीं है, बिकॉज 1 1 के लिए आपको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि डोमेन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को लें तो फिर ये फंक्शन 1 1 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस की जो 1 वैल्यूड नहीं होते। 1 1 फंक्शंस तो हमने देख लिया कि हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है, हर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है। इसके अलावा हमारे पास पावर फंक्शंस में भी ऐसे फंक्शंस हैं जो 1 1 है। अब मल्टी वैल्यूड फंक्शंस इनफैक्ट क्या होते हैं कि ऐसे फंक्शन जो डोमेन के किसी सिंगल पॉइंट के अगेंस्ट मोर देन 1 इमेजेस दे रहे हूं, उन फंक्शंस को हम मल्टी वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करें, f ऑफ z z पावर 1/2, ये 2 वैल्यूड फंक्शन है। f ऑफ z इक्वल टू z पावर 1/3 फाइंड करें तो ये 3 वैल्यूड फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम f ऑफ z इज इक्वल टू z पावर 1/3 ये फंक्शन देखें तो अप टू FSC और BSc लेवल हम देखते हैं कि अगर हम इनपुट 1 देते हैं तो 1 का क्यूब रूट
और 1 के क्यूब रूट्स होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो हर इनपुट के अगेंस्ट आपको 3 आउटपुट्स मिलेंगी। ये 3 वैल्यूड फंक्शंस है। तो मल्टी वैल्यूड ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक पॉइंट के अगेंस्ट एक से ज्यादा आउटपुट हमें देते हैं। ठीक, तो फॉर्मली इसको हम डिफाइन करें तो इफ देयर कोरस्पॉन्ड्स मोर देन वन वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ प्री इमेज z अंडर ए फंक्शन f, देन f इज कॉल्ड ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। यानी डोमेन के हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें मोर देन 1 इमेजेस मिल जाए रेंज में, तो ऐसे फंक्शंस को मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल f ऑफ z इज इक्वल टू z पावर 1/3। इन जनरल f ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 1/n हम लें तो ये एक n वैल्यूड फंक्शन है, n वैल्यूड फंक्शन, राइट। इसी तरह नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्या n वैल्यूड फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन है जो मल्टी वैल्यूड है या नहीं है, या जस्ट हमारे पास यही है कि स्क्वायर रूट ले लिया, क्यूब रूट ले लिया। अब यहाँ पे आइडिया आपको ज्यादा क्लियर होगा कि हमने प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्यों फाइंड किया था। स्क्वायर रूट 2 वैल्यूज देगा। अब हम वो रूट फाइंड कर रहे हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू के अगेंस्ट आ रहा है, तो उसको हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कह रहे हैं। सिमिलरली अगर हम एक फंक्शन f फ्रॉम f ऑफ z से डिफाइन कर लेते हैं विच इज आर्गुमेंट ऑफ z, यहाँ पे इनपुट नॉन जीरो होनी चाहिए बिकॉज जीरो का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं है। तो इस फंक्शन में हर सिंगल इनपुट z के कोरस्पॉन्डिंग इन्फिनिट मेनी आर्गुमेंट्स अवेलेबल हैं। बिकॉज अगर हम थीटा नॉट आर्गुमेंट लेते हैं एज ए प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो हम देखते हैं थीटा नॉट प्लस माइनस 2 k पाई k बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे आर्गुमेंट्स होते हैं सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। सो दिस फंक्शन आर्गुमेंट ऑफ z इज इन्फिनिट वैल्यूड फंक्शन। एंड लास्टली ऑब्जर्व करें व्हाट अबाउट दिस फंक्शन आर्गुमेंट ऑफ z। अब कैपिटल ए आर जी प्रिंसिपल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फंक्शन अब 1 वैल्यूड फंक्शन है। तो इसमें नोटेशन में ये डिफरेंस ऑब्जर्व करना है कि जब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट को एज ए फंक्शन लेंगे तो ये 1 वैल्यूड फंक्शन है, बट जस्ट जब आर्गुमेंट को लेंगे तो ये इन्फिनिट वैल्यूड फंक्शन है। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शंस की भी इंपॉर्टेंस एज सच उतनी है जितनी 1 वैल्यूड फंक्शंस की इंपॉर्टेंस होती है कॉम्प्लेक्स में। बट आपके सिलेबस में हम मेनली फोकस करेंगे 1 वैल्यूड फंक्शंस को और उनकी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करेंगे। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर से हम कैलकुलस के कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज करेंगे कॉम्प्लेक्स के सेंस में। अभी तक का स्टडी पैटर्न अगर ऑब्जर्व करें तो हमने इन 6 लेक्चर्स में कैलकुलस के पैरेलल स्टडी की है, नंबर सिस्टम से लेकर फंक्शंस तक और फंक्शंस लेकर मैपिंग्स तक। जिस तरह आइडिया कैलकुलस में हम जनरेट करते हैं सेम टाइप का पैटर्न हमने फॉलो किया है कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस तक एंड देन कॉम्प्लेक्स फंक्शन से लेकर कॉम्प्लेक्स मैपिंग्स तक इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की है। बट जो हम डिफरेंसेस ऑब्जर्व करते रहे वो हम साथ साथ पॉइंट आउट करते रहे। जैसे रियल नंबर ऑर्डर्ड फील्ड थी, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। कॉम्प्लेक्स में हम कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहे हैं, रियल में कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट नहीं डिफाइन कर ले। रियल में जब हम पावर की बात करते हैं तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्यूब रूट आप डिफाइन कर रहे होते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे स्क्वायर रूट आप नेगेटिव रियल नंबर का डिफाइन नहीं कर सकते, बट कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव इवन प्योर इमेजिनरी नंबर भी हों तो उनका हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट इन जनरल nth रूट डिफाइन कर रहे हैं। फिर
रियल फंक्शंस के बिहेवियर समटाइम्स वेरी नाइस होते हैं, जैसे रियल पावर फंक्शंस के ग्राफ्स आपने देखे कि रियल पावर फंक्शंस के जो ग्राफ्स थे वो x² x4 x6 इनके ग्राफ्स में कितनी सिमेट्री है, x³ x5 इन पावर्स फंक्शंस के ग्राफ में कितनी सिमेट्री है। बट अनलकीली कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स में बिकॉज ग्राफ्स के अगेंस्ट हमने मैपिंग स्टडी की और वो मैपिंग कॉम्प्लिकेटेड वे में आंसर दे रही है। और इसी तरह एट द एंड हमने देखा कि रियल वैल्यूड में जस्ट वन वैल्यूड फंक्शंस का आइडिया है या रिलेशंस हैं जो फंक्शंस नहीं होते, बट कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ऐसे भी फंक्शंस हैं जो वन वैल्यूड होते हैं और ऐसे फंक्शंस भी हैं जो वन वैल्यूड नहीं होते, मल्टी वैल्यूड होते हैं, इवन इन्फिनिट वैल्यूड फंक्शन की भी हमने एग्जांपल इसमें देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम फंक्शंस और सेट के आइडियाज़ को कंबाइन करके स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह लिमिट के टॉपिक से।